हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज प्रीवियस क्वेश्चन हिस्ट्री का 10। तो ध्यान देना है कि आज क्वेश्चन 2022 और 23 से रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: अरबी व्यापारी, बी कलंदर, सी फारसी खुसन बीस और डी सैयद। तो कुलाह दरान मतलब ये लोग क्या होता है ना, एक तरह का कोई टोपी पहनते थे नकीलेदार। ठीक है ना, तो उसे कुलाह कहते थे और इसको पहनने वाले को कुलाह धारण कहते थे। तो आइए देखते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन। कर इस्लाम का धार्मिक वर्ग कई महत्वपूर्ण समूहों से मिलकर बना था, जिनमें धर्मशास्त्री थे, तपस्वी थे, सैयद थे, पीर थे और उनके वंशज शामिल थे। करेन में सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्री थे। इनके कार्यों और पदों के बारे में राज्य में पहले ही बताया जा चुका है। राज्य में न्यायिक और धार्मिक पदों पर आसीन धर्मशास्त्रियों को सामूहिक रूप से दस्तार बंधन या पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था, क्योंकि वे अपना आधिकारिक सिर पोशाक पगड़ी पहनते थे। अब सैयद लोग जो था वो नुकीली टोपी जिसको कुलाह कहते थे, और दिल्ली सल्तनत के दौरान उन्हें कुलाह दरान के नाम से जाना जाता था। टोपी को कुलाह पहनने वाले को कुलाहदारा। तब विकल्प डी सही है। करे सैयदों को पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंशज माना जाता था। करे मुस्लिम समाज में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। करे यहाँ तक कि तैमूर ने भी भारत का आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की थी, जबकि उसकी नीति आम नरसंहार की थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। तो इसको समकालिक रूप में मान के गलत किया जाता है, मतलब कि ये जो गजपति शासक थे ये 1451 तक ही रहे थे। नहीं, 1551, 1500 के आसपास, हाँ 1451 ही होना चाहिए शायद। ठीक है, वहां तक रहे थे। लेकिन ये सब जो डच ये सब है अपना फैक्ट्री इसके बाद स्थापित किए थे, 40-50 साल बाद। इस कारण से क्या है, ये गलत है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, तो इस कथन को सही माना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये भी सही है। यहाँ पे 2 और 3 को सही माना गया है, बट पहला को गलत माना गया है। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा जारी एक चार्टर के माध्यम से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1602 में। इस कंपनी की युद्ध करने, संधियां करने, क्षेत्रों का अधिग्रहण करने और किले बनाने की शक्तियां दी गई थी। डचों का मुख्य उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली और ब्रिटिश व्यापारी शक्तियों को हटाना था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, विमलीपट्टम में 1641 ईस्वी में, कराईकल में 1645 ईस्वी में कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, तो 150 के आसपास साल हो जाएगा ना। अच्छा सॉरी, 1541, हम 1451 बोल रहे थे। गजपति शासकों ने 1435 से 1541 ईस्वी तक कलिंग, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से, मध्य प्रदेश और झारखंड के पूर्वी और मध्य भागों पर शासन किया था। ठीक है, जिसके कारण ये समकालिक आधार पे गलत हो जाएगा। फिर कह रहे भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना 1741 में कोलाछिल की लड़ाई थी। यह लड़ाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी और तरावनकोर राज्य की सेना के बीच लड़ी गई थी। भारत में एक यूरोपीय शक्ति की एक बड़ी हार थी और डचों के पतन की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार और दिवालियापन के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से 1800 में भंग कर दिया गया था। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया था, इसलिए कथन दूसरा क्या है, सही है। क्रय विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की मदद से की गई थी। उनके शासनकाल में मुसलमानों के उत्पीड़न की घटनाएं हुई थी और उसने विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्ण देव राय 1510 से भटकल पर भी कब्जा कर लिया। अल्बुकर्क ने भारत के मूल निवासियों से विवाह करने की नीति शुरू की और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। दक्षिण भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी विजयनगर के शासकों ने नायक के रूप में जाने जाने वाले सरदारों को नियुक्त किया गया, जिन्होंने प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों पर लगभग स्वतंत्र रूप से शासन किया। वेंकट तीन के अधीन एक प्रभावशाली सरदार डामरला वेंकटपति नायक ने वर्ष 1639 में अंग्रेजों को कम नदी के समुद्र में प्रवेश करने के बिंदु पर और दूसरी नदी एगमोर नदी के नाम से जानी जाने वाली भूमि का एक टुकड़ा अनुदान दिया। यहाँ पे कम नदी का नाम ही लगता है, ठीक है ना, अच्छा खूम है, सॉरी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई भूमि पर कारखाना स्थापित किया था, जिसे नायक कहा जाता था, इसलिए कथन तीसरा की क्या है, सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य किस वक्त का था? मौर्य साम्राज्य के वक्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय के वक्त कह सकते हैं ये था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय में मदद कौटिल्य ने किया था। द्वितीय बोल रहे हैं, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त काल में आ जाएगा ना, ठीक है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। तो न्यायिक दंड परिणाम के स्वरूप नहीं, युद्ध फिर और कोई दंड न्यायिक दंड के रूप में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ये कथन सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। कथन को एक साथ समझाते हैं। यानी कि प्रावधान क्या था उस वक्त, कोई मान लेते हैं दासी थी, ठीक है, और राजा के द्वारा उससे बच्चा पैदा हो जाता था, तो उसका वो स्वतंत्र हो जाती थी, स्वतंत्र अपना दिनचर्या वो जीती थी, ठीक है। उसके बाद कर रहा है, इसका जो बच्चा होता था बड़ा होने के बाद राजा का जो मेन पुत्र होता था उसके यानी कि समकक्ष में ये अधिकार रखता था कि राजा का जो भी अधिकार है ये प्राप्त कर सके, यानी एक उत्तराधिकारी का हक जमाता था। तो ये है, तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ भी सही होना चाहिए, ऑप्शन डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति युद्ध या ऋण के कारण दास बन सकता था। अच्छा, युद्ध और ऋण के कारण, युद्ध तो हमने बोला था, ऋण ध्यान में नहीं था, कारण दान, अच्छा, दास बन सकता था, लेकिन न्यायिक दंड नहीं, दंड के रूप में नहीं, मतलब कोई दंड के रूप में उसको दास नहीं बना सकता था, ठीक है। युद्ध के कारण जो पकड़े जाते होंगे बंदी ये सब, ठीक है, उसको दास बनाया जाता होगा, और कोई व्यक्ति ऋणी हो जाता था तब दास बनता था। पर यदि कोई दासी अपने स्वामी से पुत्र उत्पन्न करती थी तो वह कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाती थी। यह प्रावधान महिला दासों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता था। तथा कथन दूसरा क्या है, सही है। यदि दासी से उत्पन्न पुत्र का पिता उसका स्वामी होता था तो वह पुत्र स्वामी के पुत्र के कानूनी दर्जे का हकदार होता था। यह दर्शाता है कि ऐसे पुत्र को स्वामी की वैध पत्नी के से उत्पन्न बच्चों के समान अधिकार और दर्जा प्राप्त होता था, जिससे उसका स्वामी के परिवार में एकीकरण और उत्तराधिकार सुनिश्चित हो जाता था। आगे निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख का स्थान है और वह स्थान जिस राज्य में ये पड़ता है। तो धौली है, तो धौली क्या है, उड़ीसा में पड़ता है, ऐसा बताया जा रहा है। एररगुड्डी ही पढ़ेंगे, ये आंध्र प्रदेश में ये अशोक का शिलालेख है। जौगढ़ जो है ये भी बोल रहा है कि ये भी उड़ीसा में है, और कालसी जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो पहला तो सही है, दूसरा सही है, बट ये दोनों तो गलत है। केवल 2 युग क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, धौली की बात, उड़ीसा में भुवनेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर दूर धौली पहाड़ी या धौलागिरी महानदी की एक सहायक नदी
दया नदी के बाएं किनारे पर स्थित है ये धौली का जगह। त्रातायुग में एक सही सुमेलित कर यह धौली शांति स्तूप के लिए जाना जाता है, जो एक शांति शिवालय स्मारक है जो महान कलिंग युद्ध की गवाह देता है। और इसे भी कलिंग तो पड़ता है उड़ीसा में ही। धौली उड़ीसा के एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। धौली में पाए गए प्राकृतिक अवशेषों में इसकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से अशोक के समय से लगाया है। करदौली ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में से एक यहाँ स्थित है। यह प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का स्थान माना जाता था, जहाँ दया नदी के तट ने दोनों सेनाओं के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा प्रदान करता है। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि पाक और नरसंहार को देखने के बाद धर्म विजय यानी धार्मिक विजय के मार्ग पर चलने के लिए अपने हथियार डाल दिए थे। एररगुडी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में पड़ता है। धर्म के सिद्धांत देने वाले अशोक के प्रमुख शिलालेखों और लघु शिलालेखों दोनों की खुदाई यहाँ की गई है। पर इस क्षेत्र में किसी कस्बे का कोई अवशेष नहीं मिला है, लेकिन यह संभव है कि अशोक के शासनकाल के दौरान यहाँ एक महत्वपूर्ण सीमांत शहर था। कस्बा की बात बदलो, शहरी इसमें का अवशेष तो नहीं मिला है, बट यहाँ अनुमान लगाया गया कि सीमांत शहर था जिसका मार्ग दक्षिण भारतीय राज्यों तक जाता था। जौगड़ा, ये उड़ीसा के गंजम जिले में एक भगना अवशेष किला है। ठीक है, तो जौगड़ा बरहामपुर से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और भुवनेश्वर से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो धौली की तरह जौगड़ा में हमें सम्राट अशोक का प्रमुख शिलालेख मिलता है। कालसी की बात करें तो कालसी कहाँ है? कालसी उत्तराखंड में यमुना नदी के तट पर डाक पत्थर के पास चक्राता और देहरादून के बीच स्थित एक छोटा सा शहर है। तो ये सब जगह का नाम ही है। कालसी शहर अपनी विरासत महत्व के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों के रूप में शिलालेख कालसी में मौजूद है। इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर भारत में स्थित अशोक का एकमात्र शिलालेख है। लिखित एक पर विचार कीजिए, राजा और राजवंश। यहाँ पे है राजा का नाम ननुक। तो ये चंद्रवंश से संबंधित था। ये तो हॉट टॉपिक है, आते रहता है। बट जय शक्ति की बात करते हैं तो ये भी चंदेल साम्राज्य से ही संबंधित था, परमार से नहीं था। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय, ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है, तीसरा सही है। और भोज प्रतिहारी इसकी बात जब करते हैं तो वो भी प्रतिहारी वंश का है, राष्ट्रकूट वंश का नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही होगा, नहीं केवल 2 युग्म सही हो जाएगा। नानुक चंदेलों के संस्थापक राजा थे। बागपति चंदेल शिलालेखों के अनुसार नानुक के उत्तराधिकारी बागपति ने कई शत्रुओं को हराया। जय शक्ति और विजय शक्ति बागपति के पुत्रों जय शक्ति जेजा और विजय शक्ति बीज ने चंदेल शक्ति को सम्मिलित किया। महोवा शिलालेख के अनुसार जय शक्ति के नाम पर चंदेल क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया था, इसलिए युग 2 भी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी चंदेल वंश से ही संबंधित है। चंदेलों ने शुरू में कनौज के गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में शासन किया और प्रतिहारों के साथ संघर्ष में शामिल थे। चंदेल विशेष रूप से उनकी मूल राजधानी खजुराहो में पूरी तरह से विकसित नागर शैली के मंदिरों के लिए अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। फिर प्रतिहार वंश, प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहारों के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे गुर्जरों से उत्पन्न हुए थे जो मुख्य रूप से चरवाहे और लड़ाके थे। क्या बोल रहा है? प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहारों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे गुर्जरों से उत्पन्न हुए थे जो मुख्य रूप से चरवाहे और लड़ाके थे, इसलिए उसे गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामभद्र बना, जिसने कुछ समय तक शासन किया और उसके बाद उसका पुत्र मिहिर भोज उसका उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, तो ये तीसरा सही सुमेलित है। मिहिर भोज नागभट्ट द्वितीय का पोता था जिसका 40 वर्षों से अधिक का लंबा शासन था और वह प्रतिहारों का सबसे सफल और लोकप्रिय शासक साबित हुआ था। तो ये भी प्रतिहारी वंश का था। तो राष्ट्रकूट के वंश के बारे में थोड़ा देखते हैं। राष्ट्रकूट बदामी के प्रारंभिक चालुक्य के अधीन राष्ट्र के अधिकारी थे। दंती बर्वनी दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। उसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेट या मालखेड़ में अपनी राजधानी बनाई थी। दंती बर्वन के बाद उसके चाचा कृष्ण प्रथम ने 1758 ईस्वी के आसपास गद्दी संभाल ली थी। कृष्ण प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार महाराष्ट्र से कर्नाटक में किया था। लगभग 789 में ध्रुव राजा बना। वो यह राष्ट्रकूटों के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो संगम साहित्य के बारे में कौन सा सही ये बताना है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। ये कथन गलत है, भौतिक संस्कृति का संदर्भ भी है उसमें। खराब वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात नहीं था। तो जहां तक जो भी साक्ष्य इससे पता यही चलता होगा, इसलिए बताया भी जा रहा होगा कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात नहीं था। ये सा संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो ये सब गलत है। ठीक है, यही एक सही है। करस संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं, यह कथन गलत है। संगम साहित्य उस काल के लोगों के जीवन, उनके व्यवसाय, वस्त्राभूषण, हथियारों आदि का विस्तृत वर्णन करता है, जो भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। करवर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, यह कथन सही है। ज्ञात था नहीं, ज्ञात था ना, अच्छा ज्ञात था, ठीक है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, कर यह कथन सही है। यद्यपि संगम समाज का वर्गीकरण मुख्य रूप से व्यवसाय और भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित था। उत्तर भारत से बढ़ते संपर्क और ब्राह्मणों के प्रभाव के कारण वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अवधारणा संगम कवियों को ज्ञात थी। तोल्काप्पियम जैसे ग्रंथों में और कवियों में शासक वर्ग, अरसर, पुरोहित, विद्वान, अंतनर, व्यापारी, वणिकर और कृषक जिसको बिलालर का उल्लेख मिलता है। तो संगम काल में कृषक को बिलालर बोलते थे, व्यापारी को तो वणिकर पता लग रहा है, पुरोहित या विद्वान को अंधनर बोलते थे, शासक वर्ग को अरसर बोलते थे। ये सब ध्यान रखने की चीज है, पर जो कुछ हद तक वर्ण व्यवस्था समानता दर्शाता है, उन्हें इसकी जानकारी थी। भले ही दक्षिण पश्चिम में ऐसा दक्षिण में उतनी कठोरता से लागू ना हो जितनी उत्तर में था। ठीक है, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, यह कथन भी गलत है। संगम साहित्य एक बड़ा हिस्सा पुरम कविताओं का है, जो विशेष रूप से युद्ध, वीरता, राजाओं की प्रशंसा और नायकों के शौर्य पर केंद्रित है। तो समर शौर्य के बारे में तो ये वर्णन कर रहा है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों के संगत बताया गया था, यह कथन गलत है। संगम साहित्य में विभिन्न देवी देवताओं जैसे मुरुगन, कॉल्ट्रवे, आत्माओं, शकुनों और अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि उस समाज में लौकिक और जादुई शक्तियों में विश्वास प्रचलित था। इसे असंगत नहीं बताया गया है, बल्कि यह तत्कालिक मान्यताओं का हिस्सा था। इसलिए सबसे सही कथन यह है कि संगम कवियों को वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी। इसके राज्यकाल में योगविष्ट का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो योग वासिष्ठ ये पुस्तक का नाम होना चाहिए। निजामुद्दीन पानीपति तो यहाँ लेखक है, इनके द्वारा किया गया था। तो यह मुगल बादशाह अकबर ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। योग वासिष्ठ का फारसी अनुवाद इसी पहल का हिस्सा था, जिसे निजामुद्दीन पानीपत ने अकबर के शासनकाल के दौरान पूरा किया था। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज के आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। क्वेश्चन 2022 का, हाँ 22 का ही, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, ये शिक्षा था किसका, रामानुज का। अब पता नहीं हमारा कंप्यूटर शायद लाइट कट गया है तो शटडाउन भी हो जाए, लेकिन 2 क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इसमें यही देखेंगे उनका जो शिक्षा था। पर उन्होंने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ईश्वर यानी विशेष रूप से विष्णु या नारायण के प्रति भक्ति या प्रेम पूर्ण समर्पण और प्रति आत्मसमर्पण को सर्वोच्च साधन माना था। उनका मानना था कि केवल ज्ञान या कर्मकांड पर्याप्त नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए गहरी व्यक्तिगत भक्ति आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। मतलब कि आपको ये ध्यान देना है कि बीच में इस तरह का कुछ क्या है, ऐतिहासिक जगह का भ्रमण हो या फिर कुछ पता चले तो वो हिस्ट्री में पूछ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, सही होना चाहिए। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जहाँ तक क्या है
शंकर से संबंधित है, शिव से संबंधित है, ज्योतिर्लिंग उसी से संबंधित है, इसीलिए पहला सही होगा। कह रहा है अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, तो ये भी ठीक है। कह रहा सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना, मतलब कि सोमनाथ के मंदिर स्थापित ये वर्तमान काल में किया गया था। तो राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था, नहीं, उसको तो राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, उनके द्वारा किया गया था ना, कि इनके द्वारा किया गया था। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है, शिव से है, शिव में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की बात की जाती है। फिर अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था, ये भी सही है। 11वीं शताब्दी में फारसी के विद्वान अल-बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में सोमनाथ मंदिर, उसकी समृद्धि और महमूद गजनवी द्वारा उसके विनाश का विस्तृत वर्णन किया था। तो ये बात तो हमने तीसरा बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। धान्य कटक जो महासंगीकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था? धान्य कटक जो महासंगीकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था? तो ध्यान देना है, ये आंसर होगा आंध्र क्षेत्र में। ठीक है, प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहर और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यह वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित था, जो अमरावती है। और यह स्थान विशेष रूप से महासंगीत बौद्ध संप्रदाय और उनकी उपशाखाओं जैसे कि चैत्य, पूर्वशैल, अपरशैल के लिए एक गढ़ था। बाद में यह वज्रयान बौद्ध धर्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सातवाहन शासकों के अधीन यह क्षेत्र खूब फला फूला, इसीलिए धान्यकटक आंध्र क्षेत्र में अवस्थित था। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया हिस्ट्री से। कल मिलते हैं PSIR के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।